भाग 1 सामान्य ज्ञान। द्विचक्री नृत्य क्या है? विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य। फाल्गुन में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है। द्विचक्री नृत्य विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग किसने कहा? शंकरदास सामोर ने, बांकीदास ने, केसरी सिंह बारट ने या नाथू सिंह महियारिया ने? अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग शंकरदास सामोर ने कहा। चूरू के सुजानगढ़ में जन्मे कवि शंकरदास सामौर ने अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग की संज्ञा देते हुए अंग्रेजी शासन के अत्याचारों की तीखी आलोचना की। इन्होंने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता प्राप्ति का अवसर बताते हुए लिखा है, फाल हरी चूंकियाँ फटक, पाछो फाल न पावसी, आज़ाद हिंद करवा अवर, अवसर इस्यो न आवसी। निम्नांकित में से कौन सी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है? जवाई नदी, सूकड़ी नदी, सागी नदी या जोजरी नदी? जोजरी नदी। जोजड़ी या जोजरी का उद्गम पोंडलू नागौर से है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है जोजरी नदी है। राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं बांसवाड़ा, पाली और सिरोही, बारां, कोटा और झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी या बारां, जालौर और प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? हिंद महासागर से। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। राजस्थान में मानसून वर्षा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, तो राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें हिंद महासागर से आती हैं। आफरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, कोटा, जयपुर? जोधपुर में। आफरी का मुख्यालय जोधपुर में है। काजरी व आफरी दोनों के मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। पुरवाई क्या है? पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, आदिवासियों का घर, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनें, अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवनें। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पवनों को पुरवाई कहते हैं। निम्नांकित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? सागवान, सालर, तेंदू, गुर्जन? गोंद का अच्छा स्रोत है सालर पेड़। सालर वन का वानस्पतिक नाम बोसवेलिया सरेटा है। राजसमंद, उदयपुर, शाहपुरा, पाली, अलवर इत्यादि में सालर वृक्ष पाए जाते हैं। सालर धोंक गोंद का प्रमुख स्रोत है। राजस्थान में नम भूमि रामसर साइट स्थल है। केवलादेव घनी पक्षी अभयारण्य और सांभर झील दोनों हैं। रामसर साइट केवलादेव घनी पक्षी अभयारण्य भी है और सांभर झील भी है। राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, उदयपुर? झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के सवाई राम सिंह प्रथम, सवाई राम सिंह द्वितीय या सवाई जयसिंह प्रथम या सवाई जयसिंह द्वितीय? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना 1876 में राम सिंह द्वितीय ने की। प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर वास्तुकार स्वीटन जैकब
रामनिवास बाग जयपुर में स्थित है। राजस्थान का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? झालावाड़, बाड़मेर, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं? झालावाड़। सर्वाधिक सीमा झालावाड़ 520 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ व बाड़मेर न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा जो कि गुजरात के साथ 14 किलोमीटर की बनाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है? थेवा कला, उस्ता कला, बंदेज कला या मोलेला मृणमूर्ति कला? मोलेला मृणमूर्ति कला से संबंधित है शिल्पकार मोहनलाल। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का गठन कब हुआ? 2002 में, 2001 में, 2003 में या 2004 में? 2002 में। राजस्थान में 14 जून 2002 को स्थापित उत्तर पश्चिम जोन का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। इसने 1 अक्टूबर 2002 को कार्य प्रारंभ किया। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को अल्लाह जिलाई बाई ने किस राग में गाया? भोपाली, पीलू, मांड या मेघ? मांड। अल्लाह जिलाबाई राजस्थान की कोकिला। बीकानेर का प्रमुख गीत बाईसारा बीरा, काली काली, काजलिएरी रेख 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दक्षिण राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति है सहरिया, मेणा, डामोर या गरासिया? गरासिया। दक्षिण राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति गरासिया है। गरासिया भारत के राज्य राजस्थान की प्रमुख जनजाति है। गरासिया जनजाति राजस्थान के उदयपुर, सिरोही और पाली जिले में पाई जाती है। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हिम्मत सेन, मनरंग, भानु महाराज या फहीमुद्दीन डागर? मनरंग। ख्याल के जयपुर घराना के प्रवर्तक मनरंग भूपत खां, जो दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदारंग के पुत्र थे, माने जाते हैं। देवीकुंड सागर की छतरिया कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में या बीकानेर में? देवीकुंड सागर की छतरियाँ बीकानेर में स्थित है। बीकानेर शहर से 5 मील दूर देवीकुंड सागर के सामने कल्याण सागर के पास अवस्थित बीकानेर राजघराने के निजी शमशान घाट में निर्मित महाराजाओं एवं उनके परिवार की छतरियों में महाराजा सूरज सिंह की सफ़ेद संगमरमर निर्मित छतरी प्रसिद्ध है। राजस्थान की कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? गायन से, चित्रण से, लेखन से या वानिकी से? गायन से। गायन राजस्थान कबीर यात्रा एक लोक संगीत समारोह है। अब तक इसे 4 बार आयोजित किया गया है। पीएम श्री योजना के तहत देश में सबसे अधिक राजस्थान के कितने सरकारी विद्यालयों का चयन हुआ है? 718, 402, 305 या 597? 402 स्कूलों का। हाल ही में किस संस्थान द्वारा हाइड्रोपोनिक्स आधुनिक कृषि तकनीक को विकसित किया गया है? आफरी जोधपुर, काजरी जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर या कृषि विश्वविद्यालय कोटा? काजरी जोधपुर द्वारा हाइड्रोपोनिक्स आधुनिक कृषि तकनीक को विकसित किया गया है। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, रबी एवं साथ साथ खरीफ फसल को उगाना, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। कई तरह की फसलें उगाना और पशुपालन भी करना। खरीफ की फसल को कहते हैं उनालू, सियालू, बेझड़, टिकोमेला इंडिका। खरीफ की फसल को कहते हैं सियालू। खरीफ की फसल को सियालू कहते हैं।
इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा, विवाह समारोह के दौरान महिलाओं द्वारा कुएं से पानी ले जाते समय, बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय। किस भाषा से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश, मराठी, भोजपुरी या बंगाली से? राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। राजस्थानी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश एलपी टेसीटोरी के अनुसार हुआ है। महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार भी शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ है। नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्गम मानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। इल्तुतमिश व जैत्र सिंह के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध, खानवा का युद्ध, भूताला का युद्ध या सारंगपुर का युद्ध? भूताला का युद्ध। इल्तुतमिश व जैत्र सिंह के मध्य भूताला का युद्ध लड़ा गया था। कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? डिंगल, प्राकृत, संस्कृत या पिंगल? डिंगल भाषा में। प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है? राजशेखर, कानड़देव, नैणसी या हेमचंद्र सूरी? राजशेखर। प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक राजशेखर। राजशेखर की पुस्तकें हैं प्रबंध कोश, काव्य मीमांसा, गुर्जर प्रतिहार वंश, महेंद्र पाल के दरबारी थे हेमचंद्र सूरी। संत गुण सागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित है? संत गुण सागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित है? धन्ना, दादू, पीपा या मीरा? संत गुण सागर व नाम माला रचित है दादू संत द्वारा। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? बयालू, ग्रामीण क्षेत्रों में शाम का भोजन, बालाबंद, पगड़ी पर धारण करने का एक जरीदार वस्त्र, छल्ला, दामड़ा, अरसी, कान में पहना जाने वाला आभूषण, कछाऊ, आदिवासी भील स्त्रियों का घुटनों तक का घाघरा। ब्यालू, ग्रामीण क्षेत्रों में शाम का भोजन नहीं है। बूंदी राज्य की स्थापना किसने की? बूंदा मीणा ने, राव भोज ने, शत्रुसाल ने या राव रतन ने? बूंदा मीणा ने। बूंदी की स्थापना महाराजा बूंदा मीणा ने 1242 में की थी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम बूंदी रखा गया। बाद में 1342 में महाराजा बूंदा मीणा के पोते जेता मीणा को पराजित कर हाड़ा चौहान देव सिंह ने बूंदी घाटी में चौहान वंश का शासन स्थापित किया। नाट्यरंभा नामक घोड़े का संबंध किस शासक से था? मिर्जा राज सिंह से, महाराणा प्रताप से, महाराणा सांगा से या पृथ्वीराज चौहान से? नाट्यरंभा नामक घोड़े का संबंध था पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को जलहण कलहण चंद्रबरदाई का पुत्र ने पूर्ण किया। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम नाट्यरंभा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के काल में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया। वह अपनी कर्मस्थली अजमेर को बनाया। राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? जन्म के समय, मृत्यु के समय, गौना के समय या विवाह के समय? विवाह के समय। राजस्थान में सामेला शब्द विवाह के समय, विवाह के अवसर पर प्रयुक्त होता है। राजस्थान में जब बारात वधू पक्ष के यहाँ पहुँचती है तो नाई बारात आगमन की सूचना लड़की वालों को देता है। इसके बाद लड़की वाले बारात की आगवानी करते हैं।
जिसे सामेला या मधुपर्क कहते हैं। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? भील, गरासिया, सहरिया, मीणा। सहरिया जनजाति द्वारा। राजस्थान की सहरिया जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर या भरतपुर में? धौलपुर में। बाबू महाराज का मेला बाड़ी धौलपुर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है। ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? विग्रहराज चतुर्थ, विमल शाह, नागभट्ट प्रथम को या मिहिर भोज को? नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा गया है ग्वालियर अभिलेख में। विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित थे? शेखावटी, जयपुरी, तुर्रा या कुचामनी ख्याल? शेखावटी से। शेखावटी ख्याल नानूराम द्वारा रचित गायन, वादन व नर्तन तीनों का संप्रेषित मिश्रण। इसको दुलिया राणा ने इसे चिड़ावी ख्याल के रूप में लोकप्रिय बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? डांडिया, नेजा, गेर, वालर। नेजा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? 5.55%, 5.66%, 6.55% या 10.41%? 5.66%। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 5.66% है। राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 1.6% है। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? उम्मेद सिंह, विजय सिंह, गज सिंह या हनुमंत सिंह? हनुमंत सिंह। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय हनुमंत सिंह जोधपुर का महाराजा था। सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? बीकानेर में, चूरू में, जोधपुर में या जयपुर में? सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में 2007 में इसकी स्थापना हुई। 2010 में इसका नाम बदलकर सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कर दिया गया। सिरेमिक सेंटर की बीकानेर में 2007 में स्थापना हुई थी। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? सवाई माधोपुर में, जालोर में, कोटा में या टोंक में? जालोर में। जालोर की साक्षरता दर 54.9% है। सर्वाधिक कोटा में है 76.6%। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? कैटालिन कारिको हंगरी की, डू वेसीमैन अमेरिका, जॉन फॉसे नॉर्वे, सोनम वांगचुक भारत, क्रिस्टोफर मार्टिन जर्मनी, मिनिकॉय कनाडा या एल्कजार इटली? नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? कैटालिन कारिको हंगरी की और डू वेसीमैन अमेरिका के। नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया इन्हें। इसरो द्वारा भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु, धर्मापुरी तमिलनाडु, डिगीगुल तमिलनाडु या वेल्लोर तमिलनाडु? कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में इसरो द्वारा भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया जाएगा।
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की पहली स्थायी महिला कुलपति बनी है प्रोफेसर सुनीता मिश्रा, प्रोफेसर अल्पना कटेजा, आशा रानी सुमन या शीला आसोपा। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की पहली स्थायी महिला कुलपति बनी है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। ललित मीणा, जिन्हें हाल ही में धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से, क्रिकेट से, कबड्डी से या हैंडबॉल से? ललित मीणा, जिन्हें हाल ही में धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, क्रिकेट खेल से संबंधित है। निम्न में से वीर दुर्गादास राठौड़ की पैनोरमा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सालवा कल्ला जोधपुर में, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, शाहपुरा भीलवाड़ा में या पांडोली चित्तौड़गढ़ में? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर निशा कुलहरी को बनाया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? जयपुर से, चूरू से, झुंझुनू से या कोटा से? देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर निशा कुलहरी को बनाया गया। इनका संबंध झुंझुनू जिले से है। हाल ही में भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा या बिहार? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के औंधा नागनाथ के पास हाल ही में भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला को स्थापित करने की घोषणा की है। सूर्य नगरी जोधपुर, स्वर्ण नगरी जैसलमेर तो शेखावटी की स्वर्ण नगरी है मंडफिया चित्तौड़गढ़, नवलगढ़ झुंझुनू, रणकपुर पाली या इंद्रगढ़ बूंदी? नवलगढ़ झुंझुनू। राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला उपखंड के गांव रोहिल और सुहागपुरा इलाके में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार कहाँ पाए गए हैं? आनंदपुर, भूंकिया, बांसवाड़ा, सलादीपुर सीकर में, आमेट उदयपुर में या रोहिल सीकर में? रोहिल सीकर में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं। विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया, उसके अध्यक्ष कौन थे? सर मार्टिमर डूरंड, सर हेनरी मैकमोहन, सर सिरिल रैडक्लिफ या लॉर्ड लुईस माउंटबेटन? सर सिरिल रैडक्लिफ। रैडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य 15 अगस्त 1947 को रैडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया, उसके अध्यक्ष सर सिरिल रैडक्लिफ थे। डूरंड रेखा भारत को किसके साथ जोड़ती है? भूटान के साथ, चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ या म्यांमार के साथ? अफगानिस्तान के साथ। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लद्दाख से लगती है, इसे डूरंड रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण 1893 में सर मोर्टिसर डूरंड द्वारा किया गया था। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान तथा पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। निम्न में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश। भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई है 6500 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 5100 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। सर्वाधिक छोटी तट रेखा गोवा राज्य की है।
भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दर्रों को व्यवस्थित करें। पूर्व से पश्चिम की ओर दीफू, जेलेपला, नीति, रोहतांगला। दीफू, जेलेपला। दीफू अरुणाचल प्रदेश, जेलेपला सिक्किम, नीति उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ऊटी, महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी या कोई नहीं। महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा की महेंद्रगिरी है। इसे सबसे उत्तरी भाग में उत्तरी पहाड़ी, मध्य में कुडप्पा पहाड़ी और दक्षिण में तमिलनाडु पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। राज्य में छत वर्षा जल संचयन अनिवार्य है। तमिलनाडु में, हरियाणा में, असम में या राजस्थान में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बना दिया है। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली से कितने पानी का उपयोग कर सकता है? 50%, 30%, 25% या 20%? 20%। सिंधु जल समझौता संधि 1960 के अनुच्छेदों के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। पेनगंगा एवं वैनगंगा किस नदी की सहायक नदी हैं? महानदी, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। गोदावरी नदी की सहायक नदी है। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मुल्ला पेरियार बांध केरल राज्य में स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध भारतीय राज्य केरल में स्थित एक राजगिरी गुरुत्वीय बांध है। यह समुद्र तल से 881 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी घाट की इलायची पहाड़ियों के मध्य थक्कारी, इदुक्की जिले में स्थित है। अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं किसके सहयोग का परिणाम है? भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार। नेपाल। अरुण जल विद्युत परियोजना अरुण नदी कोसी की सहायक नदी पर भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। सिंचाई परियोजना नदी में सुमेलित नहीं है। सलाल, चिनाब, माता टीला, बेतवा, थिन, रावी, कुंडा, गोदावरी। कुंडा परियोजना गोदावरी नदी पर नहीं है। कुंडा परियोजना तमिलनाडु में कुंडा नदी पर है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर और थिन परियोजना रावी नदी पर है। बाणसागर पनबिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, गुजरात में या राजस्थान में? मध्य प्रदेश में। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले में देवलोंद नामक स्थान पर निर्मित है। यह बांध सोन नदी पर बनाया गया है। भारत में पिटमय एवं दलदली मृदा नहीं मिलती है। केरल के कोट्टयम जिले में, उत्तरी कश्मीर में, उड़ीसा के तटीय प्रदेश में, उत्तरी बिहार के मध्य भाग में। उत्तरी कश्मीर में पिटमय एवं दलदली मृदा नहीं मिलती है। पुरानी जलोढ़ मृदाएं किन मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है? पिटमय, लेटेराइट, लाल और पीली या बांगर? बांगर के नाम से पुरानी जलोढ़ मृदाएं बांगर। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से
कौन सी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? शुष्क व मरुस्थलीय, लेटेराइट, लाल या जलोढ़? सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है जलोढ़ मृदा। हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? लाल कृमि का, चपटे कृमि का, राउंड वर्म का या फीता कृमि का? लाल कृमि का। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए लाल कृमि का प्रयोग किया जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए लाल कृमि का उपयोग किया जाता है। यह डेट्रीटिवोरम नामक केंचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। हाल ही में $100 अरब की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? सावित्री जिंदल, टेलर स्विफ्ट, फैक्रोइस बेटनकोर्ट मेयर्स या एलिस वॉल्टन? सावित्री जिंदल हाल ही में $100 अरब की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। सावित्री जिंदल। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऋत्विक रंजनम पांडे, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, NK सिंह या KC नियोगी? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान? किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? अर्जेंटीना ने। हाल ही में चर्चा में रहे ड्रिलिंग जहाज मैंगजियांग का संबंध किससे है? US से, चीन से, भारत से या रूस से? चीन से। ड्रिलिंग जहाज मैंगजियांग का संबंध चीन से है। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अयोध्या में, मथुरा में, वाराणसी में या नोएडा में? अयोध्या में। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन अयोध्या में हुआ है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या। भाग 2 सामान्य विज्ञान। रासायनिक रूप से जल होता है एक पेरोक्साइड, एक ऑक्साइड या एक हाइड्रोक्साइड। रासायनिक रूप से जल क्या होता है? एक ऑक्साइड होता है। रासायनिक रूप से जल एक ऑक्साइड होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2 होता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन एवं 1 ऑक्साइड का परमाणु होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के रूप में और एक अणु के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑक्सीजन, कच्चा तेल, पानी, सोडियम? पानी। पानी एक यौगिक भी है और एक अणु भी है। किस को मैग्नीशियम का दूध कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, मैग्नीशियम क्लोराइड को? मैग्नीशियम का दूध कहते हैं। इसमें से किसी को भी नहीं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र MgOH2 है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं क्योंकि जल में घुलकर यह दूध जैसा दिखता है। इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशियम का दूध कहते हैं। आमाशय की अम्लता आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल है कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या लूनर कास्टिक? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ है जमी हुई बर्फ, जमी हुई ठोस CO2, जमा हुआ पानी या जमी हुई ऑक्सीजन? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं?
शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ का परिशोधन -78.50 डिग्री सेल्सियस ताप पर पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब पर किया जाता है। इसका उपयोग हिमाच्छादित खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने में किया जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडलीय दाब एवं निम्न ताप पर लाया जाए तो यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। श्वसन क्रिया एक जैविक क्रिया है। श्वसन तंत्र वह है जिसके माध्यम से शरीर में से गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन क्रिया में वायु के नाइट्रोजन घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्न में से कौन वायु का सबसे अधिक प्रदूषित करता है? वायु को सबसे अधिक प्रदूषित कौन करता है? CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन्स? कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। वायु को प्रदूषित करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुसूत्र CO तथा अणुभार 28 होता है। यह रंगहीन विषैली जल में अत्यंत अल्प घुलनशील, हवा के बराबर भारी तथा ज्वलनशील गैस है। मोटर गाड़ियों के धुएं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है। इसकी अधिक मात्रा शरीर के अंदर जाने पर पहले दम घुटता है, बाद में बेहोशी होती है और मृत्यु भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड श्वसन क्रिया के माध्यम से शरीर में पहुंचती है। यह गैस रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बना देती है। यही कारण है कि आजकल विभिन्न देश अपने देश के वाहनों के मानकों को तय करते समय कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को नियंत्रित करने पर विशेष बल देते हैं। इन मानकों में हाइड्रोकार्बन्स व नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है। CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायिनी गैस है। CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। CO2 प्रदूषक गैस नहीं है। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन, मरकरी, पोटेशियम, कैल्शियम। मरकरी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सामान्य तापमान पर एकमात्र तरल धातु है तांबा, आर्सेनिक, पारा, सीसा। पारा सामान्य तापमान पर एकमात्र तरल धातु है। पारा धातु का मुख्य अयस्क है रॉक सॉल्ट, सिनेबार, कैलामाइन या हेमेटाइट। सिनेबार पारा धातु का मुख्य अयस्क है। निम्न में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता? बैरोमीटर, स्फाइग्मोमैनोमीटर, सोनोग्राफी या थर्मामीटर। पारे का उपयोग नहीं होता सोनोग्राफी में। निम्न में से कौन सा तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल होते हैं? तत्व हीलियम, ब्रोमीन, मरकरी, क्लोरीन। ब्रोमीन और मरकरी। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन। ब्रोमीन अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। ब्रोमीन ही केवल एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के सप्तम समूह का तत्व है और सामान्य ताप पर केवल यही अधातु द्रव अवस्था में रहती है। ब्रोमीन के उपयोग रंग उद्योग में, टिंचर गैस बनाने में, प्रतिकारक के रूप में और औषधि बनाने में होता है। संरचनात्मक जैव निम्नलिखित अपमार्जक है। साइक्लोहेक्सिल पार्श्व श्रृंखला, शाखित एल्किल श्रृंखला, सामान्य एल्किल श्रृंखला या फेनिल पार्श्व श्रृंखला। शाखित एल्किल श्रृंखला। संरचनात्मक जैव निम्नलिखित अपमार्जक है। शाखित एल्किल श्रृंखला।
अपमार्जक जटिल लवण है सोडियम का, कैल्शियम का, कार्बन का या मैग्नीशियम का? सोडियम का। अपमार्जक सोडियम का जटिल लवण है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कांच में, निर्वात में, वायु में या पानी में? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसका कारण है अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण या परावर्तन? परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन में प्रकाश की किरणें किसी समतल चिकने परावर्तक पृष्ठ पर समानांतर दिशा में आपतित होती है और परावर्तन के बाद भी परावर्तित किरणें समानांतर बनी रहती है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। समतल दर्पण प्रकाश का नियमित परावर्तन करता है, इसी कारण उस पर अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है। परावर्तन के नियम समतल, वक्रीय व खुरदुरे सभी पृष्ठों के लिए मान्य है। परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है केवल समतल सतह के लिए, अवतल सतह के लिए या केवल उत्तल सतह के लिए, या उपयुक्त सभी सतहों के लिए परावर्तन का नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री का कोण है तब परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य कोण का दुगना होगा। 22 डिग्री, 44 डिग्री, 66 डिग्री या 88 डिग्री? 44 डिग्री। परावर्तित किरण आपतित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है जितना कोण आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री का कोण है तब परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य कोण 44 डिग्री ही होगा। परावर्तन के नियमों के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, 4 गुना होता है, दुगना होता है या आधा होता है। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण एवं अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तित किरण की आवृत्ति व चाल अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, फर्स्ट ऑप्शन। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान होगा 1 यूनिट, 100 किलोवाट घंटा, 10 यूनिट या 10 किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा उपभोग वह विद्युत ऊर्जा का मान होगा 1 यूनिट। यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे काम में लिया जाता है तो बिजली की मात्रा की खपत होगी 100 वाट 1 किलोवाट घंटा, 1000 वाट या 100 वाट प्रति घंटा। एक किलोवाट घंटा होगी। सौ वाट का एक विद्युत बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम में लिया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में व्ययित ऊर्जा किलोवाट घंटा में होगी 0.36, 0.60, 0.50 या 0.30। 0.60 यूनिट होगी। वाट गुणा घंटा गुणा बल्ब बराबर बटे 1000। यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा? 7.5 रुपये लगेगा। कथन ए, लाइटिंग एमिटिंग डायोड LED लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप CFL की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करते हैं। कारण, लाइट एमिटिंग डायोड लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं।
सही उत्तर का चयन करें। दोनों सत्य हैं। उपयुक्त कथन और कारण दोनों सत्य हैं। एलईडीज प्रकाश उत्सर्जक डायोड अनेक रंगों जैसे लाल, हरे, पीले, नीले, सफ़ेद में उपलब्ध हैं तथा अनेक अनुप्रयोगों में इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रकाश के लिए एलईडीज का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। श्वेत एलईडीज का एक गुच्छा एक साथ लगाने पर एलईडी का एक प्रकाश स्रोत बनता है। एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं। ये प्रकाश बल्ब तथा प्रतिदीप्त नलिकाओं ट्यूबलाइट से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, लेकिन एलईडी प्रकाश स्रोत महंगे हैं। इसलिए आजकल सीएफएल सहज प्रतिदीप्त लैंप को सबसे अधिक पसंद किया जाता है। तथापि सीएफएल में पारा होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है। एलईडी का पूरा नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है केवल हरा रंग, केवल लाल रंग, केवल पीला रंग या सभी। एलईडी प्रकाश सभी प्रकाश उत्सर्जित करता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है साइट्रिक अम्ल, प्रतिस्कर्वी, ऑक्सैलिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, प्रतिस्कर्वी। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी या मेरासम्स। स्कर्वी रोग, दूध, अंडे एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है स्कर्वी। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? डेंगू, स्कर्वी, टाइफाइड, कुकर खांसी। स्कर्वी संक्रामक बीमारी नहीं है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ए, सी, बी और डी में से कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से एक विटामिन सी का स्रोत नहीं है। दूध, आंवला, नींबू, हरी मिर्च। दूध। एक उत्पादक एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? एक उत्पादक एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। पादप, खरगोश और बाघ। पादप उत्पादक है, खरगोश शाकाहारी है, बाघ मांसाहारी। एक आहार श्रृंखला में सर्वप्रथम उत्पादक जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, फिर शाकाहारी जंतु उन्हें खाते हैं और शाकाहारी जंतुओं को मांसाहारी अपने आहार के रूप में खाते हैं। किस आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता का अगले स्तर तक पहुंचाती है 40%, 30%, 20% या 10%? 10%। खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। इसे ही ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम कहते हैं। लिंडेमान के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है एटीपी, सूरज की रोशनी, डीएनए या आरएनए। सूरज की रोशनी। ऊर्जा का स्रोत सूरज की रोशनी। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पादपों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 10, 1, 25 या 50? 1%। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है उत्सर्जन से, श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से या अवशोषण से।
प्रकाश संश्लेषण से। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला सूर्य से ऊर्जा के साथ शुरू होती है। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रकाश संश्लेषण नामक रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? प्रकाश, ऊर्जा, जल, जैव मात्रा, बायोमास। एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है ऊर्जा। ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में सौर्थिक सूर्य ऊर्जा का निवेश होता है तथा पुनः उसके संगठकों द्वारा ऊर्जा का विभिन्न विधियों से निर्गम होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह या गमन पोषण स्तरों से होकर होता है। ऊर्जा के जिस भाग का विसरण होता है वह ऊष्मा के रूप में होता है तथा यह वायुमंडल में वापस चली जाती है। ऊर्जा का पारिस्थितिक तंत्र में प्रवाह एक दिशीय होता है। विषाणु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं विभज्योतक संवर्धन से, कलिका संवर्धन से, अंडाशय संवर्धन से। विषाणु मुक्त पादप किससे प्राप्त किए जाते हैं? विभज्योतक संवर्धन से। विभज्योतक कोशिकाओं का एक स्थानीय समूह जो सक्रिय रूप से विभाजित और अविभाजित है लेकिन अंततः स्थायी उत्तक को जन्म देती है। विभज्योतक सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा विषाणु पौधों को उगाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। यद्यपि पौधा विषाणु से संक्रमित होता है, विभज्योतक विषाणु से मुक्त होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है लोहा, मैंगनीज, तांबा को, बोरान, क्लोरीन, निकल को, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को या मॉलिब्डेनम और जिंक को। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किसे कहा जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। पौधों के पोषक तत्वों का वर्गीकरण। मुख्य पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हैं। गौण पोषक तत्व हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। सूक्ष्म पोषक तत्व हैं लोहा, जिंक, कॉपर और मैंगनीज। निम्नांकित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है? सल्फर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस। पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है? मैंगनीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? ब्रोकली, चिकोरी, कपूर, आइजिंगलांस। कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? आइजिंगलांस पादप उत्पाद नहीं है। निम्नलिखित में से किस शैवाल से अगार प्राप्त किया जाता है? अल्वा, जिलिडियम, एक्टोकार्पस या वाल्वाक्स। जिलिडियम से। जिलिडियम शैवाल से अगार प्राप्त किया जाता है। अगार या एगर जिलेटिन जैसा उत्पाद है जो मुख्य रूप से लाल शैवाल जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया से निर्मित किया जाता है। इसका उपयोग सूक्ष्मजीव विज्ञानी कार्य के लिए किया जाता है। सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी या घरेलू गौरैया। गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी है। वर्तमान में 5 सेंटीमीटर आकार की गुंजन पक्षी बी हमिंगबर्ड बी संसार की सबसे छोटी चिड़िया या पक्षी है जो कि क्यूबा में पाई जाती है। गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे उड़ सकता है। एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया जाता है। यदि वही लिफ्ट के त्वरण एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का माप कितना होगा? m × 1 - a/g। ऑप्शन ए। जब व्यक्ति लिफ्ट में एक भौतिक तुला पर खड़ा है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल यानी mg नीचे की ओर, दूसरा भौतिक तुला द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया बल n ऊपर की ओर।
प्रश्नानुसार वस्तु के द्रव्यमान का माप होगा m × 1 - a/g। कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन है क्योंकि कंक्रीट की अपेक्षा बर्फ पर घर्षण अधिक होता है। बर्फ मृदु व स्पंजी होती है जबकि कंक्रीट दृढ़ कठोर होता है। पैरों व कंक्रीट के मध्य घर्षण की अपेक्षा पैरों व बर्फ के मध्य घर्षण कम होता है। उपयुक्त में से कोई भी स्थिति सही नहीं है। कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन है क्योंकि पैरों व कंक्रीट के मध्य घर्षण की अपेक्षा पैरों व बर्फ के मध्य घर्षण कम होता है। कौन असंपर्क बल नहीं है? चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल या घर्षण बल? घर्षण बल असंपर्क बल नहीं है। घर्षण बल जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो तथा उनके बीच अपेक्षित गति हो तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच एक बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं के बीच आणविक अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। खुरदुरे तलों के बीच घर्षण बल अधिक एवं चिकने सतहों के बीच कम लगता है। दैनिक जीवन में घर्षण बल के व्यावहारिक मोटर कार एवं साइकिल के टायरों को खुरदरा घर्षण बल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हम घर्षण के कारण ही चल फिर सकते हैं। मोटर कार के ब्रेक घर्षण बल की अनुपस्थिति में कार्य नहीं करते हैं। घर्षण बल के कारण ही किसी मशीन के विभिन्न भागों को घुमाना संभव होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण, अंतरिक्ष में अवस्थित होने के कारण, पृथ्वी की अपेक्षा उसके भार में कमी के कारण, हवा की गतिशीलता अधिक होने के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का मुख्य कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण यह है कि वायुमंडलीय गैसों का वेग चंद्रमा पर पलायन वेग से अधिक होता है जिससे गैस पलायन कर जाती है। गैसें पलायन कर जाती है। पलायन वेग का मान 2g के बराबर होता है। अतः यह त्रिज्या एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण कम होने से गुरुत्वाकर्षण बल क्षीण होता है। जब कोई वस्तु स्थिर होती है तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। वस्तु पर लगने वाला बल उसे स्पर्श नहीं करता। वस्तु पर लगने वाला बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं या वस्तु निर्वात में होती है। वस्तु पर लगने वाला बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया था 1953 में, 1959 में, 1973 में या 1963 में। 1953 में डीएनए संरचना का सही मॉडल वाटसन और क्रिक ने वर्ष 1953 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। डीएनए दो परस्पर जुड़ी सर्पिल कुंडलिनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं या सूत्र एक ही केंद्रीय अक्ष के चारों ओर दक्षिणावृत्त स्प्रिंग की भांति ऐंठकर द्विकुंडलिनी संरचना होती है। द्विकुंडलिनी का प्रत्येक कुंडल 3.4 एंगस्ट्रॉम लंबाई में फैला होता है। इसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनुष्य गुणसूत्र बना होता है एक सूत्री आरएनए से, द्विसूत्री आरएनए से, एक सूत्री डीएनए से या द्विसूत्री डीएनए से। मनुष्य गुणसूत्र बना होता है द्विसूत्री डीएनए से। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है। स्पिंडल फाइबर, तारक केंद्र, तारक काय या गुणसूत्र। गुणसूत्र अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमैटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों 23 जोड़ों में बिखरा होता है। गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं: डीएनए एवं हिस्टोन, आरएनए एवं हिस्टोन, डीएनए एवं आरएनए या डीएनए आरएनए एवं हिस्टोन। डीएनए, आरएनए, हिस्टोन सभी गुणसूत्र की संरचना में सम्मिलित होते हैं।
डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश क्या होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन या कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक? धनात्मक होता है। डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश धनात्मक होता है। असीम केंद्रिकी जैसी ई कोलाई जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में नहीं फैला होता है। डीएनए ऋणात्मक आवेशित कुछ प्रोटीन्स धनात्मक आवेशित से बंधकर एक जगह पर स्थित होते हैं जिसे केंद्रकाभ न्यूक्लियाइड कहते हैं। न्यूक्लियाइड में डीएनए बड़े लूपों में व्यवस्थित होता है जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं। सिम केंद्रकी सुकेंद्रकी में यह संरचना और काफ़ी जटिल होती है। धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। हिस्टोन में क्षारीय एमिनो अम्लीय लाइसीन व आर्जिनिन अधिक मात्रा में मिलते हैं। निम्न में से किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है? एमआरएनए, टीआरएनए, छोटे नाभिकीय आरएनए या विजातीय नाभिकीय आरएनए? किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है? टीआरएनए। स्थानांतरण आरएनए, टीआरएनए, इसे घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। ये 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड वाले सबसे छोटे आरएनए के अणु होते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले आरएनए के कुल भार का 10 से 15% टीआरएनए होता है। टीआरएनए की मुख्य भूमिका प्रोटीन संश्लेषण में त्रिक आनुवांशिक कट की पहचान कर अनुरूप एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाना है। बी भूरे कोट रंग की जीन व बी सफ़ेद कोट रंग की जीन का प्रतिनिधित्व करता है, तो बीबी क्रॉस बीबी संकरण में सभी संततियां भूरे कोट की उत्पन्न होती हैं। इस संकरण से किस आनुवंशिकता सिद्धांत की व्याख्या होती है? एकाधिक एलील प्रभाविता, सह प्रभाविता या क्रॉसिंग ओवर? प्रभाविता के नियम की व्याख्या होती है। टीआई प्लाज्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है प्राप्त होता है बैसिलस थुरिनजिएंसिस से, एस्चेरिचिया कोलाई से, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस से। टीआई प्लाज्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है प्राप्त होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस से। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस नामक जीवाणु में पाए जाने वाले विशिष्ट प्लाज्मिड जो कि द्विबीजपत्री पौधों में संक्रमण पश्चात ट्यूमर निर्माण को अभिप्रेरित करता है, टीआई प्लाज्मिड कहलाता है। यह जीन अभियांत्रिकी में वाहक का भी कार्य करता है। पादपों में जीन स्थानांतरण हेतु सामान्य तौर पर प्रयुक्त होने वाला जीवाणु है ई कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम या नाइट्रोसोमानास या साल्मोनेला। पादपों में जीन स्थानांतरण हेतु सामान्य तौर पर प्रयुक्त होने वाला जीवाणु कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम है। एग्रोबैक्टीरियम। जीन स्थानांतरण हेतु पादपों में सामान्य तौर पर प्रयुक्त होने वाला जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम। डीएनए की संरचना के द्विकुंडली मॉडल हेतु एक्स किरण विवर्तन के आंकड़े दिए गए। जेम्स वाटसन द्वारा, फ्रांसिस क्रिक द्वारा, जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक द्वारा या मॉरिस विल्किंस व रोजालैंड फ्रैंकलिन द्वारा। मॉरिस विल्किंस व रोजालैंड फ्रैंकलिन द्वारा 1953 ईस्वी में जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिसी क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडली नुमा पेश किया। यह नमूना मॉरिस विल्किंस तथा रोजालैंड फ्रैंकलिन एक्सरे विश्लेषण के आधार पर दिया। कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल? कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? सिट्रिक अम्ल ऑर्गेनिक अम्ल है। कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि का संदमन करता है? कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि का संदमन करता है? एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, जिब्बेरेलिन या ऑक्सिन?
कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि का संदमन करता है? एब्सिसिक अम्ल पादप हार्मोन वृद्धि का एब्सिसिक अम्ल हार्मोन पादप वृद्धि का संदमन करता है। BF3 अम्लीयता किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है? आरे नियम अवधारणा पर, लुईस अवधारणा पर, ब्रॉन्स्टेड लॉरी अवधारणा पर या लुईस तथा ब्रॉन्स्टेड लॉरी अवधारणा दोनों के आधार पर? BF3 अम्लीयता किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है? लुईस अवधारणा के सिद्धांत पर। 1 लीटर बफर विलियन में 0.1 NH4OH है। इसके pKb का मान 5 है तो इसकी pH होगी 9, 10, 4 या 6। 10। निम्न में प्राकृतिक सूचक है लिटमस, फिनाइलफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज या मेथिल रेड। प्राकृतिक सूचक है लिटमस। प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं या कोशिकाएं? प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है मेरुरज्जु द्वारा। ऐसी अनैच्छिक दैहिक प्रतिक्रियाएं जिस पर प्रमस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है उसे प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स या प्रतिक्षेप कहते हैं। इसका नियंत्रण केंद्र मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड होता है। जैसे हमारी किसी उंगली पर पिन या अन्य नुकीली वस्तु से चुभ जाना, अचानक पैर के नीचे सांप का आ जाना इत्यादि। न्यूरॉन क्या होता है? ऊर्जा की आधारभूत इकाई, रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण, न्यूट्रॉन के प्रतिकण या तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। मेरुरज्जु, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या मेडुला? अनुमस्तिष्क। निम्न में से कौन सा मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? महासंयोजक पिंड, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या मस्तिष्क स्तंभ? प्रमस्तिष्क। मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग है कर्ण, प्रमस्तिष्क, यकृत या वृक्क? प्रमस्तिष्क। यौन संचारित रोग का उदाहरण है टीबी, कैंसर, गोनेरिया, न्यूमोनिया? यौन संचारित रोग का उदाहरण है गोनेरिया। बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग कौन सा है जिसका संक्रमण लैंगिक संपर्क से होता है? एड्स, उपदंश, सुजाक या कैंसर? बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग जिसका संक्रमण लैंगिक संपर्क से होता है उपदंश रोग है। उपदंश। निमोनिया का रोगजनक है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या विषाणु? निमोनिया जीवाणु से होता है। निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है। इसमें सूजन आ जाती है। रोगी को तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई होती है। कौन से जीवाणु से मानव में प्यूरिसी रोग होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। प्यूरिसी फेफड़ों से संबंधित बीमारी जिसमें सीने में तेज दर्द होता है एवं तपेदिक टीबी नामक रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु द्वारा होता है। इसे यक्ष्मा भी कहा जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। इसके लिए BCG का टीका लगाया जाता है। स्वास्थ्य संस्थान में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को BCG टीका और पोलियो की अतिरिक्त खुराक 0 डोज जन्म के समय दी जाती है। शिशुओं को BCG का टीका 1 माह की आयु पर लगता है। BCG वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? हेपेटाइटिस, पीलिया, यक्ष्मा, मलेरिया? BCG वैक्सीन यक्ष्मा से प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। यक्ष्मा, TP, तपेदिक,